मैं इसमें एक ख़ास पहलू की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। आपने भी इसको बात को नोट किया होगा कि संघ परिवार के भीतर जब विमर्श होता है, हेडगेवार से लेकर दीनदयाल उपाध्याय तक, और उससे भी पहले अगर आप देखें तो बालकृष्ण मुंजे और सावरकर का जो विमर्श है, इस पूरे विमर्श की भाषा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग जिस विमर्शी भाषा के अभ्यस्त हैं वो भाषा है जिसमें मार्क्सवादियों के बीच में डिस्कोर्स होता है, या समाजवादियों के बीच में डिस्कोर्स होता है, या अम्बेडकरवादियों के बीच में डिस्कोर्स होता है। हम लोग उस भाषा के अभ्यस्त हैं। लेकिन जो हिंदू सिद्धांतकार हैं, जब उनके बीच में विमर्श होता है तो वो बिल्कुल अन्य तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर सावरकर को मनुस्मृति की निंदा करनी होगी, उसके प्रस्तावनाओं का खंडन करना होगा, तो उसके ऊपर जब वो लिखेंगे या बोलेंगे तो मनु महाराज की आराधना से शुरू करेंगे और मनु महाराज की आराधना में ख़त्म करेंगे और बीच के हिस्से में मनुस्मृति की धज्जियाँ उड़ा देंगे। अगर बाला साहब देवरस को दीनदयाल उपाध्याय के एकांत के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की आलोचना करनी होगी तो वो कभी भी उसका स्पष्ट रूप से खंडन नहीं करेंगे, उसकी बातों का खंडन भी कर देंगे, ये भी कह देंगे कि बातें मानने योग्य नहीं है, और दीनदयाल उपाध्याय की प्राण प्रतिष्ठा उसमें कर दी जाएगी। तो हिंदू सिद्धांतकार जो हैं वो बिल्कुल दूसरी भाषा में आपसी चर्चा करते हैं, एक दूसरे का खंडन मंडन कुछ इस तरह की भाषा में करते हैं कि हम लोग जो कि एक दूसरी विमर्शी संस्कृति से आते हैं उस भाषा को पकड़ नहीं पाते। उसकी वजह से उनको पढ़ने के बाद, पहले तो पढ़ते ही नहीं, और अगर पढ़ते भी हैं तो उसके उस मर्म को नहीं समझ पाते, उनके बीच में जो द्वंद्व है उसको नहीं समझ पाते। तो अगर उनके द्वंद्व को समझना है तो कम से कम हमें अपनी भाषा के मुकाम से थोड़ा सा हट के उनकी भाषा के मुकाम को समझने की कोशिश करनी होगी। मैंने जो गुरु गोलवलकर का जो पूरा विमर्श पढ़ा, या सावरकर का पूरा वाङ्मय पढ़ा, उसमें मुझे लगा कि ये लोग जिस तरह की हिंदी बोलते हैं, जिस तरह की हिंदी लिखते हैं, और उसकी जो वाक्य रचना होती है, और उसके अंदर अपने ही साथी विद्वानों की और सिद्धांतकारों की और नेताओं की बातों का जिस तरह विश्लेषण, समीक्षा और खंडन वगैरह किया जाता है, वो बिल्कुल अलग है हम लोगों से। तो एक तो वो भाषा अलग तरह की है, उसको उस तरह से देखना चाहिए। दूसरे मैं ये कहूँगा कि बाला साहब देवरस ने 1974 में जो वसंत व्याख्यान माला में पुणे में जो व्याख्यान दिया था, जो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांगठनिक जीवन में वो उसने गेम चेंजर की भूमिका निभाई। उसके अंदर जो बातें कही गई थी, जिनकी तरफ आपने इशारा किया, बखूबी इशारा किया, मैं समझता हूँ उसके बीज जो हैं वो उससे पहले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विमर्श में मौजूद हैं। उस व्याख्यान में उन्हीं बातों को मुखर रूप से, सूत्रबद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। वो बातें पहले भी मौजूद थीं, जैसे कि वर्ण व्यवस्था को एक मानक सिद्धांत ना मानकर एक कार्यकारी चीज़ के रूप में पेश करना, कि ज़रूरत होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत होगी तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये आपको गोलवलकर में दिखाई पड़ता है। मनुस्मृति की बहुत सी बातों के बारे में गोलवलकर में आपको एक हिंट आपको मिलेगा। जातियों के साथ, जातिगत समाज के साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए, कैसा सलूक करना चाहिए, हमारा सलूक वैसा होना चाहिए जैसे डॉक्टर अंबेडकर करते थे, वैसा होना चाहिए जैसा गांधी जी करते थे, या उससे कुछ अलग किस्म का सलूक होना चाहिए। ये आपको मुंजे और सावरकर की और हेडगेवार के बीच में जो बहसें हैं, मतलब जो है उनमें आपको दिखाई पड़ेगा। तो उस लिहाज से मैंने कोशिश की है कि ये सब बातें इस किताब में आ सकें, और बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को खारिज करते हुए चलें, हमें देखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो आलोचनाएं की गई हैं वो आलोचनाएं यथातथ्य हैं कि नहीं। समाज विज्ञान के रूप में हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हम जो भी आलोचना करें निश्चित रूप से करें, लेकिन वो यथातथ्य होना चाहिए। अगर हम उनकी गलत, ऐसी मनगढ़ंत किस्म की कोई आलोचना करते हैं जो हमें किसी ज़माने में हमारे अनुकूल थी, मतलब तो आज नहीं रह गई है अनुकूल, तो फिर हम दरअसल उनकी आलोचना नहीं कर पाएंगे और गलत निर्णयों पर पहुँच जाएंगे।